मॉस्को जलकर राख हो जाएगा। यही चेतावनी यूक्रेन महीनों से देता आ रहा है। पुतिन ने इसे सुना है, उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की है। लेकिन जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक के बाद एक दो जबरदस्त झटके दिए तो पुतिन को समझना होगा कि अंत आ रहा है। क्यों? यूक्रेन शायद पेट्रोल ला रहा है, मगर माचिस जलाने वाले पुतिन के ही लोग होंगे। अब यूक्रेन के पास युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने का ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि पुतिन को अभी अभी बताया गया है कि उनके अपने करीबी लोग भी शांति की चाहत में यूक्रेन के साथ एकजुट है। और अगर शांति नहीं आती तो यूक्रेन का दूसरा बड़ा धमाका यह सुनिश्चित करेगा कि अगर पुतिन दबाव में नहीं झुकते तो उन्हें ताकत के आगे झुकना ही पड़ेगा। हम शुरुआत पुतिन के करीबी लोगों से करेंगे और बोलने का काम ज़ेलेंस्की को ही करने देंगे। 10 जुलाई को ज़ेलेंस्की ने रोज की तरह अपना शाम का संबोधन दिया और इस मौके का इस्तेमाल उन्होंने पुतिन को एक ऐसा संदेश देने के लिए किया जो रूस के नेता के दिल में सीधे खंजर की तरह चुभेगा। रूस में ईंधन संकट और गहराता जा रहा है, जो पूरी तरह से जायज है क्योंकि पुतिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा, हमने शांति को करीब लाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। ठीक है, अब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर बम गिरा दिया गया। हमें न सिर्फ दुनिया भर के साझेदारों बल्कि पुतिन के करीबी लोगों का भी शांति के लिए समर्थन है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वहां क्या हो रहा है वे समझते हैं और शांति ही विकल्प है। और इसी तरह वहमग्रस्त पुतिन को एहसास हुआ कि उसके बीच गद्दार है, उसके आंतरिक घेरे के वे सदस्य जो युद्ध की उसकी प्यास साझा नहीं करते, जिसमें 1.42 मिलियन से अधिक हताहत हुए हैं और संख्या बढ़ रही है। पुतिन घबराकर सोच रहे होंगे कि कौन उनके खिलाफ है। क्या ये सिर्फ 1 या 2 लोग हैं, कुछ लोग, या फिर सब लोग? जल्द ही अटकलें लगेंगी, लेकिन ये किसी ऐसे नेता के लिए हैरानी नहीं जो पुतिन की तरह जानबूझकर अनजान नहीं। ज़ेलेंस्की ईंधन संकट का जिक्र करते हैं जो रूस को हिला रहा है, और ये संकट यूक्रेन की बनाई हुई रणनीति का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि रूस की जनता अपने नेता के खिलाफ हो जाए। अब यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले रूस के हर अहम हिस्से तक पहुंच सकते हैं। पूरा देश रिफाइनरियों की आग से घिरा है, जिसमें यूक्रेन का साइबेरिया की ओम्स्क रिफाइनरी पर 2500 किलोमीटर दूर से हुआ हमला सबसे अहम है। वह सुविधा कभी यूक्रेन की पहुंच में मानी ही नहीं गई थी, पास भी नहीं। लेकिन अब जब वो है तो ज़ेलेंस्की के अनुसार हर रूसी, चाहे वो पुतिन के चारों ओर शार्क की तरह घूम रहे अभिजात्य वर्ग के लोग हों या आम आदमी, नाखुश है और बदलाव चाहता है। इस समय CNN की रिपोर्ट के अनुसार रूस के लगभग सभी 83 क्षेत्र अलग अलग स्तर की ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं और कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं। रूस के अंदर हताशा है। कुछ लोग मानते हैं कि यही हताशा पुतिन को खुद कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है, इससे पहले कि उन्हें हटाया जाए। ज़ेलेंस्की ही अकेले नहीं है जो कह रहे हैं कि पुतिन को अपने करीबी लोगों से दिक्कतें हैं। 13 जुलाई को मेट्रो ने बताया कि एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गुस जकनर भी यही कह रहे हैं। अब ओलिगार्क्स में भी पुतिन के युद्ध पर और लोग शक कर रहे हैं। जकनर ने कहा कि जो 1 साल पहले जीत की बात करते थे, अब खुद उस पर विश्वास नहीं करते। पुतिन पर दबाव बढ़ने पर जकनर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भी संभव है कि वह कभी परिवार सहित खिड़की से कूद जाए। रूस में ऐसे मामले होते रहते हैं। ऐसी घटनाएं वाकई रूस में होती हैं। फर्क बस इतना है कि आमतौर पर यह पुतिन के आदेश से होता है और कूदने से कहीं ज्यादा लोगों को खिड़कियों से धक्का दिया जाता है। हमें थोड़ी झलक मिलती है उस हताश मानसिकता की, जिसके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि अब पुतिन के अंदर है, क्योंकि वह देख रहे हैं कि उनका यूक्रेन के खिलाफ युद्ध न सिर्फ जमीन पर रुक गया है, बल्कि अब यह लड़ाई यूक्रेन जीत रहा है। रूस भर में उड़ते ड्रोन पुतिन को लगातार यह याद दिलाते हैं कि वह अपने लोगों की रक्षा करने में असफल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने हमेशा दावा किया था। वो असफलता चुभती है। यहाँ तक कि पुतिन जैसे तानाशाह को भी समझना होगा कि उनके लोग और करीबी मंडली एक सीमा तक ही सब सहेंगे। उसके बाद वे यूक्रेन के साथ शांति के लिए उन्हें मजबूर करेंगे, जो पुतिन नहीं चाहते। जैसा कि हमने पहले कहा था, यूक्रेन ने पेट्रोल ला दिया है। माचिस जलाने का काम पुतिन के अपने लोग कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन के करीबी मंडली के सदस्यों का जिक्र करते हैं।
जिससे ये अटकलें बढ़ती हैं कि पुतिन के करीब कौन है जो यूक्रेन का समर्थन करता है। शायद यही मकसद है। किसी के यूक्रेन का समर्थन करने का धुंधला सा जिक्र भी शकी पुतिन के दिमाग में तरह तरह की आशंकाएं जगाने के लिए काफी है। और ये लगभग तय है कि रूस के नेता पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे जब उन्हें याद आएगा कि हाल ही में तख्तापलट और विद्रोह की बातें हुई हैं। मई में अफवाह थी कि रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख सर्गेई शोइगु किसी तख्तापलट साजिश में शामिल थे। सर्गेई शोइगु के पास इसका कारण भी है। वर्षों तक पुतिन के अधीन सेवा करने के बाद उन्हें रक्षा मंत्री की अपनी प्रमुख भूमिका से हटाकर ऐसी भूमिका में डाल दिया गया जहां उनका असली प्रभाव बहुत कम है। ऐसा लगता है पुतिन रूस की सैन्य विफलताओं की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं और सर्गेई शोइगु इससे नाराज है। क्या वो आंतरिक मंडली का वो सदस्य हो सकता है जो सिर्फ पुतिन से बदला लेने के लिए शांति चाहता है? कोई नहीं जानता और ज़ेलेंस्की कुछ नहीं बता रहे हैं। और अफवाहों के बीच एक पूर्व रूसी सैनिक ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह की धमकी दी है। जून के अंत में अलेक्जेंडर लोनिन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर रूस की सेना पर सैनिकों को आत्मघाती आदेश देने और सेना में दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। लोनिन ने पुतिन से मिलने की मांग की। उसने धमकी दी कि विद्रोह की तैयारी हो रही है। सोशल मीडिया पर भड़कने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। लोनिन ने कहा कि वह वही संदेश फैला रहा था जो रूस के मंत्रालय और सुरक्षा सेवाओं के उच्च पदस्थ अधिकारी पुतिन तक पहुंचाना चाहते थे। और भी आस्तीन के सांप और भी चुपचाप पुतिन के खिलाफ साजिश रचने वाले अंदरूनी लोग। एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि पुतिन ने अपने चारों ओर सुरक्षा और कड़ी कर दी है, क्योंकि ये सारी अफवाहें और असंतोष के खुले प्रदर्शन चल रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के अनुसार तख्तापलट की अफवाहों से मार्च से ही क्रेमलिन हाई अलर्ट पर है। पुतिन के लिए काम करने वालों को अब मोबाइल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पुतिन डरते हैं कि उनकी लोकेशन लीक न हो या उन पर असर न पड़े। हर बॉडीगार्ड, रसोइया और फोटोग्राफर के घर में भी जो पुतिन की सेवा करते हैं सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं ताकि रूस का नेता उन पर हर वक्त नजर रख सके। पुतिन डरे हुए हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। अब ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें एक आंतरिक मंडली का समर्थन है जो बिखरने की कगार पर है। पुतिन का पैरानोया और बढ़ेगा। लेकिन एक और सवाल है जो कोई पूछता नहीं दिख रहा, क्या ज़ेलेंस्की सच बोल रहे हैं? संभव है ज़ेलेंस्की ने शाम के संबोधन में पुतिन के करीबियों द्वारा उनके खिलाफ होने और यूक्रेन के साथ शांति के लिए दबाव की बात केवल पुतिन की चिंता का फायदा उठाने के लिए कही हो। यूक्रेन जानता है कि खुद को बचाने के लिए पुतिन किस हद तक जा रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा का स्तर बेहद सख्त है। साथ ही ऐसी भी खबरें हैं कि पुतिन अपना ज्यादातर समय भूमिगत बंकरों में छिपकर बिताते हैं और सिर्फ तभी बाहर आते हैं जब उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखना जरूरी होता है। मान ले कि ये सार्वजनिक दिखावे उनके बॉडी डबल्स द्वारा नहीं हो रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों को पुतिन के अब बंकरों में समय बिताने की मुख्य वजह माना गया है। शायद बात इतनी सरल नहीं है। पुतिन मानते हैं कि वे बंकर में सब नियंत्रित कर सकते हैं और करीबी लोगों को दूर रख सकते हैं। प्रवदा यह भी जोड़ता है कि अब पुतिन पहले से कहीं ज्यादा हत्या के प्रयासों से डरते हैं, संभवतः ड्रोन से, लेकिन शायद किसी नाराज अभिजात वर्ग के सदस्य द्वारा भी। कौन है जो 4.5 साल से ज्यादा समय से चल रही इस बेकार जंग से तंग आ चुका है, जो सिर्फ पुतिन के नाजुक अहंकार को संतुष्ट करने के लिए चल रही है? और अब यहां तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उससे पैदा होने वाला खतरा भी पुतिन के दिमाग में घर कर गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या में एआई के इस्तेमाल की खबर आई, जिसने ईरानी ट्रैफिक कैमरों के घंटों के वीडियो की जांच की। उस विश्लेषण से अमेरिका और इजराइल को खामनेई की स्थिति पता चली। फिर बंकर बस्टिंग बमों का प्रयोग हुआ। अब व्लादिमीर पुतिन इस बात को लेकर इतने चिंतित हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए कि वह जितना हो सके खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि ताकतवर आदमी डर से भरा हुआ है। दूसरी ओर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है, जो अपने लोगों के सामने अक्सर मोर्चे पर या अन्य देशों का दौरा करते हुए समर्थन जुटाने के लिए दिखाई देते हैं।
शायद वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोगों का उल्लेख बहुत सोच समझकर बोया गया एक बीज है, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जानते हैं कि वह एक ऐसे रूसी नेता के दिमाग में गहराई तक अपनी जड़ें जमा लेगा जो अपने चारों ओर की हर चीज से डरा हुआ है। शायद अंदरूनी घेरे में बगावत नहीं है। अगर ऐसा है तो वोलोदिमीर जेलेंस्की शायद व्लादिमीर पुतिन को अपने ही उच्च अधिकारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मंच तैयार कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो विश्वासघात की संभावना और बढ़ जाएगी। ये रूस के नेता के लिए हर हाल में नुकसान वाली स्थिति है। चाहे वोलोदिमीर जेलेंस्की सच हो या नहीं, यह व्लादिमीर पुतिन के वहम को भुनाने की मास्टर क्लास है। डरे नेता जल्दबाजी में फैसले लेकर गलतियां करते हैं। शायद जेलेंस्की इसी पर दांव लगा रहे हैं। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति सच कह रहे हैं तो ये पुतिन के लिए और भी बुरा है। वह शांति नहीं चाहता। पुतिन चाहते हैं कि लोग उनके हर पागल फैसले का समर्थन करें। ये जानना कि ऐसे लोग हैं जिन पर उन्हें भरोसा करना चाहिए, लेकिन वे उनकी पीठ पीछे जाकर यूक्रेन से कह रहे हैं कि वे शांति चाहते हैं, ये पुतिन के लिए ऐसा झटका है जिसे शायद वह सहन नहीं कर पाएंगे। जेलेंस्की ने पुतिन को संदेश दिया, सुलह करो, नहीं तो तुम्हारा अपना अंदरूनी घेरा तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करेगा या सत्ता से बाहर कर देगा। यूक्रेन जानता है कि पुतिन शायद नहीं सुनेंगे। वह अपने जुनून में इतने उलझे हैं, वह अपनी जंग में इतने उलझे हैं कि लगता है अब खत्म नहीं कर सकते, वरना जेलेंस्की जिन गद्दारों की बात कर रहे हैं वे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यूक्रेन कहता है अगर अंदरूनी घेरे का खुलासा काफी नहीं है तो शायद दूसरा काम कर जाए। इससे पहले कि हम उस खुलासे के बारे में बताएं, यह है द मिलिट्री शो, जहां हम सुर्खियों से आगे पूरी कहानी बताते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप सबसे आगे रहें। दूसरे धमाकेदार खुलासे में जेलेंस्की ने पुतिन को भविष्य दिखाया। अगर पुतिन शांति स्वीकार नहीं करते तो यूक्रेन उनकी पहले से ही मुश्किल स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर देगा। वो रूस के भीतर पहले से तबाही मचा रहे डीप स्ट्राइक अभियान को औपचारिक रूप देकर ऐसा करेगा। ये ऐसा नहीं है कि शायद भविष्य में हम कुछ योजना बनाएंगे। आदेश पर हस्ताक्षर हो गए हैं, सब कुछ आधिकारिक है। यूक्रेन लॉन्ग रेंज ग्लोबल इम्पैक्ट कमांड LRGIC नाम से नया डीप स्ट्राइक कमांड बना रहा है, जो उसकी सभी लंबी दूरी की क्षमताओं को केंद्रीकृत करेगा। अंतिम लक्ष्य यह है कि रूसी सेना की क्षमता को इतना कम कर दिया जाए कि वह अब उस युद्ध को लड़ने में सक्षम न रहे जिसे पुतिन ने शुरू किया था। LRGIC अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं है। जेलेंस्की कहते हैं कि संगठन के लिए एक कमांडर ढूंढना जरूरी है, और वे वादा करते हैं कि ये कमांडर यूक्रेन की सेना के सबसे मजबूत और सक्षम नेताओं में से एक होगा। लेकिन यह जल्द ही आ रहा है। पुतिन के लिए LRGIC के असर से बचने का एक ही तरीका है कि वे आखिरकार शांति घोषित करें। लेकिन LRGIC असल में क्या लेकर आ रहा है? जेलेंस्की थोड़ा समझाते हैं। ये कमांड उपलब्ध सभी संसाधनों का 100% उपयोग इस उद्देश्य के लिए करेगी ताकि रूसी युद्ध क्षमता को और भी ठोस रूप से कम किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, इस दिशा में कमांडर मजबूत और अत्यंत अनुभवी होंगे। माना कि इससे हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, हालांकि इससे यह संकेत मिलता है कि यूक्रेन अपनी सभी विभिन्न लंबी दूरी की इकाइयों को एक नई कमांड संरचना में एकत्रित करने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फ्रंटलाइन ड्रोन इकाइयों के लिए मानव रहित सिस्टम फोर्सेस बनाते समय किया था। इस केंद्रीकरण से जानकारी साझा करना और रूस पर समन्वित लंबी दूरी के हमले योजना बनाना आसान होगा। कम से कम यही हमारी धारणा है। जेलेंस्की ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, और पुतिन के आंतरिक सर्कल के बारे में उनके दावों की तरह ही यह एक जानबूझकर उठाया गया कदम लगता है, ताकि एक ऐसे रूसी नेता में और डर पैदा किया जा सके जो पहले से ही तनाव में है। हमें बस इतना पता है कि LRGIC उस गहरे हमले के अभियान का औपचारिक रूप है जो रूस को पहले से ही पंगु बना रहा है। 2026 में हमने देखा है कि यूक्रेन ने रूस के पीछे के इलाकों में अपने हमलों की सीमा, दायरा और नुकसान को बढ़ा दिया है, चाहे वह खुद रूस के अंदर हो या कब्जे वाले क्षेत्रों में। रिफाइनरी, तेल अवसंरचना, सैन्य ठिकाने और गोला बारूद डिपो सब निशाने पर है। रूसी सेना को इसकी जरूरत है। यूक्रेन हमला कर रहा है। अब ये हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज और जोरदार हैं। यूरोमिडन प्रेस के अनुसार यूक्रेन ने 2026 की पहली छमाही में रूस पर किए गए गहरे हमलों की संख्या में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में
1150% की बढ़ोतरी की है। ये हमले जो मोर्चे से 500 से 2000 किलोमीटर दूर तक होते हैं और कभी कभी उससे भी गहराई में 172 सैन्य या ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना चुके हैं। ऊर्जा सुविधाएं रूस के लिए खास नुकसानदेह हैं। अमेरिकी समाचारों के मुताबिक रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमलों से रूस का पेट्रोल उत्पादन 65% घटा है और यह ईंधन संकट इसी अभियान का परिणाम है। हम यहाँ ये बात कह रहे हैं कि यूक्रेन का गहरे हमले का तरीका पहले से ही घातक था। अब ज़ेलेंस्की के नए आदेश से ये और खतरनाक हो जाएगा। अगर पुतिन ज़ेलेंस्की की शांति अपील को नज़रअंदाज करते हैं तो सुव्यवस्थित, कुशल और रूस के लिए अब तक अनदेखे स्तर तक क्रूर लंबी दूरी का अभियान रूस को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। यूक्रेन की सेना में गहरे हमले अब संस्थागत बनते जा रहे हैं। एक समर्पित संचालन शाखा स्थापित की जा रही है और यह पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर है। क्या आप जानते हैं रूस के राष्ट्रपति के लिए और क्या बुरी खबर है? मानो उन्हें और किसी बुरी खबर की जरूरत हो। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन की गहरे हमले की रणनीति काम कर रही है। संशयवादी सोच सकते हैं कि जब ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ हो रहे उसके करीबी लोगों की बात करते हैं तो वे ट्रंप प्रशासन के सदस्यों की ओर इशारा करते हैं। हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हम यह जरूर बताएंगे कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के रुख में एक जबरदस्त बदलाव आया है और अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन को ही पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि पुतिन तब तक शांति स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अंकारा में ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर यूक्रेन की लंबी दूरी की रणनीति की तारीफ की थी। उन्होंने यूक्रेन की रणनीति को तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया जो युद्ध खत्म भी कर सकती है। ट्रंप ने शिखर सम्मेलन में कहा कि वह यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों के निर्माण का लाइसेंस देने को तैयार है ताकि यूक्रेन अपनी मिसाइलें बना सके और रूस के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमलों का सामना कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी के मोर्चे पर वही करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो वो कर रहा है। साथ ही यूक्रेन को रूस की अपनी लंबी दूरी की रणनीति के प्रभाव को कम करने के लिए एक कदम और करीब ला रहा है। पुतिन अब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और एक आखिरी चोट के तौर पर यूक्रेन ने एक और घोषणा भी की है। LRGIC के अलावा यूक्रेन अपने मौजूदा आक्रमण बलों के नेतृत्व और प्रबंधन को भी पुनर्गठित करने जा रहा है, जिसमें देश की 8वीं एयर असोल्ट कोर के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल दिमित्री वोलोशिन को इस पुनर्गठन की निगरानी करने वाली नई रिएक्शन फोर्स का नेतृत्व करने के लिए संभवतः चुना गया है। इसे संयुक्त त्वरित प्रतिक्रिया बल कहा जा रहा है, जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं में आक्रमण, ड्रोन और तोपखाना इकाइयों को एक बल में जोड़ेगा। ये बल तेजी से मोर्चे पर तैनात हो सकेगा और इसमें वो तकनीक होगी जो रूस अपने सैनिकों को नहीं दे सकता। यह मोर्चे पर सैन्य सुधार है जो यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में की जाने वाली योजनाओं का पूरक है और इसका मतलब है कि यूक्रेन के अंदर पुतिन की लड़खड़ाती सेनाओं को और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रूसी कमजोरी पर तेज प्रतिक्रिया से इलाकों को आज़ाद कर रूसी हमलों को पहले ही रोका जा सकता है। तो आप इस सब से क्या समझते हैं? पुतिन का करीबी समूह शांति के लिए जोर लगा रहा है, भले ही अपने नेता के कानों तक यह बात पहुंचाए बिना, और यूक्रेन उन उच्च पदस्थ लोगों के साथ मिलकर उस शांति को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नए समूहों के गठन से दबाव बढ़ रहा है और यूक्रेन की गहरे प्रहार करने वाली और हमला इकाइयां पहले से ज्यादा मजबूत हुई हैं। यहाँ तक अमेरिका भी पुतिन को संकेत दे रहा है कि अब बहुत हो गया, यूक्रेन जीत रहा है, रूस इसे पलट नहीं सकता। अब पीछे हट जाओ, नहीं तो पुतिन का अंत उससे भी जल्दी आ जाएगा जितना वह सोचता है। जहाँ तक पुतिन की बात है, एक नेता के रूप में हमेशा से जो वहम उनमें रही है वही अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। पूर्व KGB अधिकारी पुतिन अब ऐसी स्थिति में है जहां उनके पास विकल्प कम बचे हैं। अब वो क्या करेंगे? क्या वो इसे और बढ़ाएंगे? क्या वह अपनी शुरू की हुई जंग को यूरोप तक ले जाएंगे? पुतिन मजबूरी में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे वह पहले से ही थकी हुई रूस को नाटो के खिलाफ लड़ाई में झोंक देंगे, जबकि अमेरिका यूक्रेन के साथ है और नाटो के यूरोपीय सदस्य भी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। यह कोई समझदारी भरा कदम नहीं होगा। पुतिन के पास क्या विकल्प है?
उनकी डराने की रणनीति अब काम नहीं कर रही। अगर देखा जाए तो डराने के मामले में भी यूक्रेन का पलड़ा भारी है, जैसे कि जंग के मैदान में उसका पलड़ा भारी है। पुतिन अब बिना लामबंदी के यूक्रेन युद्ध में और सैनिक नहीं भेज सकते और ये छुपाना मुश्किल है कि उनका शुरू किया युद्ध रूसी जनता की मुसीबत बन गया है। वे पेट्रोल पंपों पर उसकी मार झेलते हैं और हर बार जब वे यूक्रेन के ड्रोन द्वारा निशाना बनाई गई रिफाइनरी या फैक्ट्री से धुआं उठता देखते हैं। पुतिन को अब इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि उनके पास वास्तव में केवल 2 ही विकल्प बचे हैं। यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए सहमत हों और फिर अपने उस आंतरिक घेरे से निपटने की कोशिश करें जो उनसे तंग आ चुका है, या फिर लड़ाई जारी रखें, ये जानते हुए कि यूक्रेन मजबूत होता जा रहा है, हमले और गहरे होते जा रहे हैं। आंतरिक घेरे के वे सदस्य जो अभी शांति चाहते हैं जल्द ही मान सकते हैं कि शांति पाने का एकमात्र रास्ता पुतिन को हटाना है। अपनी किस्मत खुद बनाई है पुतिन। यूक्रेन बस तुम्हें उसी का नतीजा भुगतवा रहा है। रूस का यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पहले ही इतनी भारी मानवीय कीमत पर आ चुका है कि सिर्फ इसी ने पुतिन पर काफी दबाव बना दिया है। ये लागत आपकी कल्पना से अधिक है। जिन 1.42 मिलियन हताहतों का जिक्र किया वो तो सिर्फ शुरुआत है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस में इतनी बड़ी संकट पैदा कर दी है कि रिकवरी में दशकों लगेंगे। क्या आप और जानना चाहेंगे? हमारा वीडियो देखें जिसमें हम रूस पर मंडरा रहे जनसांख्यिकीय संकट पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप यूक्रेन युद्ध की ताज़ा घटनाओं पर हमारे रोज़ाना वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।